हेलो स्टूडेंट, आपको हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आर एस प्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक चैप्टर चल रहा है हमारा राजस्थान में कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, पशुपालन और वानिकी के बारे में जो चैप्टर चल रहा है उसकी आज दूसरी क्लास है। एक क्लास हम ले चुके हैं, तो जिन्होंने पहली क्लास नहीं ली है उस पहली क्लास को देखें। फिर ये दूसरी क्लास है, तभी आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से ये समझ में आएगी क्लास। तो हमने जो पहली क्लास थी उसमें राजस्थान में कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 3 टॉपिकों के बारे में क्लियर करेंगे। हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान के बारे में, फॉरेस्ट्री, वानिकी के बारे में और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में कि किस तरह से राजस्थान में इनका विकास हुआ है और क्या स्थिति है, तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो भी स्टूडेंट आर एस की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है उद्यान विज्ञान, मतलब हॉर्टिकल्चर इन राजस्थान। हॉर्टिकल्चर की परिभाषा क्या है? देखिए, हॉर्टिकल्चर की परिभाषा है, हॉर्टिकल्चर मतलब होता है कि फल, सब्जी, फूल, मसाले, औषधीय पौधों की जो वैज्ञानिक खेती है उसे हम क्या क्या बोलते हैं? उद्यान विज्ञान बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो फल, सब्जी, फूल, मसाले और औषधीय पौधों की जो वैज्ञानिक खेती, मतलब उसकी उनकी खेती करने को हम क्या बोलते हैं? उद्यान विज्ञान कहते हैं। राजस्थान की जलवायु उद्यानिकी के लिए अनुकूल क्यों है? मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क जलवायु होने से कीट रोगों की संभावना कम है। मतलब यहाँ पर हॉर्टिकल्चर की विकास की संभावनाएं हैं। इसका क्या कारण है? इसका पहला कारण ये है कि राजस्थान में जो मरुस्थलीय जलवायु है, उस मरुस्थलीय जलवायु से जो पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं, वो कीट उत्पन्न ही नहीं होंगे तो पौधों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो जिससे हम जो हॉर्टिकल्चर के जो क्षेत्र में वो आगे उन्नति कर सकते हैं। दूसरा कारण है कि गर्मी व सर्दी का अच्छा अंतर होता है, जिससे फलों की गुणवत्ता क्या रहती है यहाँ पर? बेहतर रहती है। तो यदि हम यहाँ पर जो फल की खेती करेंगे, सब्जी की खेती करेंगे, तो यहाँ पर गर्मी और सर्दी का जो अंतर है वो बहुत अच्छा है, होता है मौसम के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से। तो यहाँ पर उनकी फल और सब्जी की गुणवत्ता बेहतर होने से यहाँ पर हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी की संभावना क्या है? बहुत बेहतर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख फसलें कौन कौन सी बोई जाती हैं। तो फलों की अगर हम बात करें तो राजस्थान में अनार, अमरूद, बेर, आम, नींबू और खजूर उगाए जाते हैं। फलों में कौन कौन से फल उगाए जाते हैं? अनार, अमरूद, बेर, आम, नींबू और खजूर। सब्जियों की बात करें तो प्याज, टमाटर, गोभी, मिर्च और गाजर जो है वो सब्जी के रूप में प्रमुखता से उगाई जाती हैं। मसाले के बारे में बात करें तो धनिया, धनिया कहाँ उगाया जाता है? कोटा में। सौंफ नागौर में। जीरा कहाँ उगाया जाता है? जालौर और बाड़मेर में उगाया जाता है। औषधीय पौधों की बात करें तो राजस्थान में अश्वगंधा, एलोवेरा, सफेद मूंगफली और सतावर को उगाया जाता है। तो औषधीय पौधों में अश्वगंधा, एलोवेरा, सफेद मूंगफली और सतावर को उगाया जाता है। तो इस तरह से राजस्थान की प्रमुख फसलें राजस्थान में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में उद्यानिकी के अंतर्गत प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं, यानी कि हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कौन सी योजनाएं संचालित हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन राजस्थान में संचालित है, एनएचएम, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। और राजस्थान बागवानी मिशन, यानी राष्ट्र की तर्ज पर ही राजस्थान सरकार ने राजस्थान बागवानी मिशन चला रखा है, मतलब हॉर्टिकल्चर के विकास के लिए। तीसरा है क्लस्टर आधारित फूल और फल उत्पादक परियोजनाएं। तो फूल और फल उत्पादन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है, उन पर सब्सिडी दी जाती है, किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। टिश्यू कल्चर प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला मतलब होता है कि मतलब नेचुरल परिस्थितियों से बाहर प्रयोगशाला में पौधों को तैयार किया जाता है और उन पौधों की छोटी पौध को लगा के उसका फिर नेचुरल परिस्थितियों में उनका विकास किया जाता है, वहाँ से फल उगाए जाते हैं। तो प्रयोगशाला में टिश्यू कल्चर विधि, ऊतक संवर्धन विधि के माध्यम से फलों को तैयार किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला कहाँ पर है? अजमेर और बीकानेर में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ गया कि राजस्थान में टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला कहाँ पर है? अजमेर और बीकानेर में। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान में हॉर्टिकल्चर से संबंधित प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं। राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय बागवानी अनुसंधान केंद्र, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। और कृषि विज्ञान केंद्र, हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक कृषि विज्ञान केंद्र राजस्थान में स्थापित है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल के आया? राजस्थान उष्णकटिबंधीय बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये है बीकानेर में स्थित है, राजस्थान उष्णकटिबंधीय बागवानी अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं
उद्यानिकी में क्षेत्रवार प्रमुख उत्पाद कौन कौन से हैं? जोन वाइज हॉर्टिकल्चर स्ट्रेंथ कौन कौन से? जैसे कोटा संभाग में मतलब उद्यानिकी के अंतर्गत, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें प्रमुखता से उगाई जाती है? जैसे धनिया, अमरूद और नींबू। तो कोटा संभाग में सबसे ज्यादा क्या क्या उगाए जाते हैं? धनिया, अमरूद और नींबू। अजमेर संभाग में टिश्यू कल्चर, केला, एलोवेरा और फूलों की खेती की जाती है। अजमेर जो संभाग है वहाँ पर केले और एलोवेरा और फूलों की खेती की जाती है। जोधपुर संभाग की बात करें, जोधपुर में खजूर, बेर और अनार की खेती प्रमुखता से की जाती है। नागौर में बात करें तो सौंफ और जीरे की खेती की जाती है। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बात करें तो आम और पपीता की खेती बांसवाड़ा और डूंगरपुर में की जाती है। तो ये फसलें प्रमुखता से उगाई जाती हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, कोटा में, अजमेर में, जोधपुर में और नागौर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूलों की खेती। देखिए, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती को हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। गुलाब, गेंदे और जरबेरा की खेती कहाँ होती है? अजमेर, दौसा, भीलवाड़ा जिलों में होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपसे कि गुलाब, गेंदा और जरबेरा की खेती कहाँ होती है? अजमेर, दौसा और भीलवाड़ा जिले में गुलाब, गेंदा और जरबेरा की खेती होती है। इसे नरेगा और उद्यानिकी मिशन से जोड़ा गया है। तो फूलों की खेती को किससे जोड़ा गया है? नरेगा के माध्यम से और हॉर्टिकल्चर मिशन के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। कोल्ड स्टोरेज व वैल्यू एडिशन बात करें तो देखिए, जो फल उगाए जा रहे हैं, सब्जियां उगाई जा रही हैं, फूल उगाए जा रहे हैं, तो उनको कुछ दिन तक ये संरक्षित रहें, कुछ महीनों तक ये संरक्षित रहें, तो राजस्थान में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था भी की जा रही है। फलों और सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए शीत भंडारण भंडारण की सुविधा की जा रही है। और एग्रो प्रोसेसिंग पार्क मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्रो प्रोसेसिंग पार्क राजस्थान में कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं? कोटा, चित्तौड़ और जोधपुर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, आजकल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप याद रखें। एग्रो प्रोसेसिंग पार्क कहाँ स्थापित किए गए? कोटा, चित्तौड़ और जोधपुर में एग्रो प्रोसेसिंग पार्क स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वानिकी फॉरेस्ट्री इन राजस्थान के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान में वानिकी का विकास किस तरह से हुआ है। अगर हम वन क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है 32,700 वर्ग किलोमीटर। जो राज्य का वन क्षेत्र है, मतलब राज्य का जो क्षेत्रफल है, उसका 9.57% है। कितना है? 9.57%। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वह आता है 9.57% वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम वनों के वितरण की बात करें तो सर्वाधिक वन है उदयपुर, कोटा और चित्तौड़ में, और सबसे कम वन है श्रीगंगानगर और चूरू में। सर्वाधिक वन कहाँ पर है? उदयपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़ में। और न्यूनतम वन कहाँ पर है? श्रीगंगानगर और चूरू में न्यूनतम वन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वनों के प्रकार के बारे में कि कौन कौन से प्रकार के वन जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। शुष्क पतझड़ी वन, कांटेदार झाड़ियाँ, मरुस्थलीय वनस्पति और पर्वतीय वन। अरावली क्षेत्र में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। तो राजस्थान में कौन कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क पतझड़ी वन, कांटेदार झाड़ियाँ, मरुस्थलीय वनस्पति और पर्वतीय वन। वन जो है अरावली क्षेत्र में पाए जाते हैं। वनों में प्रमुख उत्पाद कौन कौन से हैं? गोंद, खैर, तेंदुपत्ता, हींग, सीताफल और औषधियाँ प्रमुख रूप से वनों में उगती हैं, और ये वनों के प्रमुख उत्पाद हैं। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करें। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कोटा में स्थित है। ताल छापर काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर अभ्यारण्य, ये कहाँ पर स्थित है? चूरू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चूरू में। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि भाई वो अभ्यारण्य या नेशनल पार्क का नाम देता है, उस जगह का नाम वो पूछ लेता है। नेक्स्ट हम बात करें वानिकी से संबंधित। देखिए, जैसे हम हॉर्टिकल्चर से संबंधित बात कर रहे थे कि योजनाएं राजस्थान में चलाई जा रही हैं, ऐसे ही फॉरेस्ट्री के विकास से संबंधित योजनाएं राजस्थान में चलाई जा रही हैं। कौन कौन सा? वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है और पौधारोपण किया जाता है। राजस्थान हरित आवरण योजना चलाई जा रही है। और वन संरक्षण अधिनियम, देखिए केंद्रीय स्तर पर वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है पेपरों में। इस बार आरएस हुआ था, उसमें भी पूछा गया है। और मैंने देख रहा हूँ कि भाई कई सारे जो एग्जाम हैं लगातार आ रहे हैं, उन एग्जामों में भी ये क्वेश्चन प्रमुखता से पूछा गया है। तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में। और अरण्य महोत्सव भी वनों के विकास के लिए राजस्थान में मनाया जाता है। तो राजस्थान में वनों के विकास से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं? वन महोत्सव, राजस्थान हरित आवरण योजना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और अरण्य महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है।
अब हम बात करें वनों के विकास से संबंधित योजना कौन-कौन सी हैं, संस्थान कौन सी हैं, इंस्टीट्यूट कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखना। राज्य वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में। और राज्य जैव विविधता बोर्ड कहाँ पर है? जयपुर में। और ध्यान दीजिए भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था। तो याद रखें, भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम कब आया? 2002 में आया। और राज्य जैव विविधता बोर्ड कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। राज्य वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। राज्य वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट हम बात करें वानिकी एवं पर्यावरण संरक्षण में राजस्थान की क्या क्या पहले हैं। अरावली पुनरुद्धार कार्यक्रम राजस्थान में चलाया जाता है, यानी अवनति को रोकने और वन महकमा, ग्रामीण विभाग व पंचायती राज की समन्वित योजना है। अरावली क्षेत्र में वनों को कटाई को रोकने के लिए, अरावली क्षेत्र में वनों के विकास के लिए जो वन विभाग है और राजस्थान ग्रामीण विभाग है, पंचायती राज विभाग है, इनके द्वारा सम्मिलित प्रयास से एक योजना चलाई जा रही है, अरावली पुनरुद्धार कार्यक्रम। तो पूछा जा सकता है कि भाई अरावली पुनरुद्धार कार्यक्रम किस किस के विभाग के तहत चलाया जा रहा है? वन विभाग प्लस पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विभाग के द्वारा। राज्य जैव विविधता बोर्ड कहाँ पर है? जयपुर में है। तो जैव विविधता रजिस्टरों का निर्माण किया जा रहा है। और जैव विविधता अधिनियम कब आया? 2002 में आया। उसके जो नियम है उनका पालन किया जा रहा है, जिससे कि जैव विविधता को स्थिर बनाया जा सके, जैव विविधता का विकास किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करें पारंपरिक वनों का संरक्षण। देखिए पारंपरिक वनों का संरक्षण जैसे औरण, गोचर और देववन राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। यानी वनों के संरक्षण के लिए औरण, गोचर और देववन माना जाता है वनों को। तो उसके द्वारा वनों को काटा नहीं जाता और उन वनों की क्या की जाती है? सुरक्षा की जाती है। तो राजस्थान की संस्कृति से जुड़ी हुई एक परंपरा है जिसमें वनों का संरक्षण किया जाता है। इन्हें स्थानीय समुदाय द्वारा आज भी संरक्षित किया जाता है। राज्य की हरित आवरण बढ़ाने की योजनाएं कौन कौन सी है? राजस्थान हरित मिशन, हरित राजस्थान अभियान। और हर साल जुलाई में क्या मनाया जाता है? जुलाई के पहले सप्ताह में क्या मनाया जाता है? वन महोत्सव मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पशुपालन के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इन राजस्थान। तो पशुपालन की क्या विशेषता है राजस्थान में? राजस्थान देश में पशुधन की दृष्टि से शीर्ष के 3 राज्यों में शामिल है। और यह राज्य ऊंट, भेड़, बकरी पालन में अग्रणी है। ऊंट पालन है, भेड़ पालन है और बकरी पालन में अग्रणी यदि कोई राज्य है तो वो कौन सा है देश में? राजस्थान है। पशुपालन राजस्थान की अर्थव्यवस्था का 15% से अधिक योगदान देती है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया अब ये प्रश्न कि भाई पशुपालन जो है वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था का कितने प्रतिशत से अधिक योगदान देती है? तो वो कितना देती है? 15% से अधिक योगदान देती है। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान में प्रमुख पशुधन क्या हैं। तो देखिए राजस्थान में गाय की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं? राठी, थारपारकर और कोहराप थान। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, गाय की नस्ल पूछता है, भैंस की नस्ल पूछेगा, बकरी की नस्ल पूछ लेता है। तो राठी, थारपारकर और कोहराप थान जो हैं वो गाय की नस्लें हैं। भैंस की नस्ल कौन कौन सी है राजस्थान में? मुर्रा, जाफराबादी भैंस की नस्ल है। भेड़ की नस्ल कौन कौन सी है? मालपुरी, नाली और मगरा जो है वो भेड़ की नस्लें हैं। और बकरी की नस्ल कौन कौन सी है? सिरोही और जमुनापारी पारी जो है वो बकरी की नस्ल हैं। और ऊँट की नस्ल कौन कौन सी हैं? बीकानेरी जो नस्ल है वो ऊँट की नस्ल है। और घोड़ा की नस्ल कौन कौन सी है? मारवाड़ी और काठियावाड़ी जो है वो किसकी नस्ल है? घोड़े की नस्ल है। तो राजस्थान में गाय की नस्ल कौन कौन सी हो गई? राठी, थारपारकर, कोहराप थान। भैंस की नस्ल कौन सी हो गई? मुर्रा, जाफराबादी। और भी नस्लें हैं लेकिन प्रमुख नस्लों के बारे में हम बात कर रहे हैं। भेड़ की नस्ल कौन कौन सी होगी? मालपुरी, नाली और मगरा। बकरी की नस्ल कौन कौन सी होगी? सिरोही, जमुनापरी। और ऊँट की नस्ल कौन कौन सी होगी? बीकानेरी नस्ल हो गई। और घोड़े की नस्ल कौन कौन सी होगी? मारवाड़ी और काठियावाड़ी जो है वो प्रमुख घोड़े की नस्लें हैं। नेक्स्ट हम बात करें पशुधन से संबंधित जो प्रमुख उत्पाद हैं कौन कौन से हैं? दूध का उत्पादन होता है, ऊन का उत्पादन होता है और मांस और खाद और चमड़ा उद्योग भी पशुधन से संबंधित उत्पादों के अंतर्गत आता है, उत्पादन के अंतर्गत आता है। देखिए दूध उत्पादन में जयपुर, टोंक, सीकर और नागौर प्रमुख हैं। और ऊन उत्पादन में बीकानेर, चूरू और बाड़मेर प्रमुख हैं। ऊन उत्पादन में क्या है? बीकानेर, चूरू और बाड़मेर प्रमुख जिले हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं राजस्थान में पशुपालन से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो दूध उत्पादन के लिए कामधेनु योजना चलाई जा रही है कि भाई दूध उत्पादन को बढ़ाया जाए। राष्ट्रीय पशुधन मिशन चलाया जा रहा है राजस्थान में। पशु चिकित्सालय मोबाइल योजना चलाई जा रही है।
और राजस्थान गौपालन नीति कब शुरू की गई? 2015 में। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि राजस्थान गौपालन नीति कब शुरू की गई? तो राजस्थान गौपालन नीति शुरू हुई 2015 में, राजस्थान गौपालन नीति शुरू की गई थी। और पशुपालक क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान में चलाई जा रही है। तो कौन कौन सी योजना हो गई? कामधेनु योजना दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशु चिकित्सालय मोबाइल योजना, राजस्थान गौपालन नीति 2015 में और शुरू की गई थी, और पशुपालक क्रेडिट कार्ड योजना जो राजस्थान में चलाई जा रही है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पशुधन के विकास से संबंधित प्रमुख संस्थान राजस्थान में कौन कौन से हैं? राजस्थान में पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। और राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय वेटनरी जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? बीकानेर में। तो ये भी कहाँ पर है? बीकानेर में। दोनों इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर में है। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। तो ये पूछे जा सकते हैं आपसे, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पशुपालन में विविधता और स्वरोजगार की क्या क्या संभावनाएं हैं। जैसे पशुपालन में डेयरी विकास उद्योग जो है वो पशुपालन से संबंधित है। राजस्थान की सुधा डेयरी सरस डेयरी ब्रांड के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देता है। तो राजस्थान में दो प्रमुख डेयरी चलती है, एक सुधा डेयरी और एक सरस डेयरी। राजस्थान को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया है। ऊंट संरक्षण और पर्यटन से जोड़ना, बीकानेर में ऊंट अनुसंधान केंद्र है। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में। और ऊंट को थार पर्यटन से जोड़ा गया है। देखिए थार के क्षेत्र में, क्योंकि ऊंट को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? जहाज कहा जाता है। तो सर्दियों के दिनों में या मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो पर्यटक आते हैं तो उनको ऊंट की सवारी कराई जाती है। तो ऊंट को किससे जोड़ा गया है? पर्यटन के साथ जोड़ा गया है, जिससे कि ऊंटों का संरक्षण भी होगा और ऊंटों से क्या होगी? लोगों की आमदनी भी, आजीविका भी जुड़ी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बकरी पालन में सिरोही नस्ल का योगदान क्या क्या है? दूध व मांस दोनों के लिए उपयुक्त है सिरोही नस्ल। और राजस्थान बकरी विकास बोर्ड की योजना जो है, विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। राज्य की विशेष पहल क्या है? डेयरी स्टार्टअप स्कीम लगाई गई है राजस्थान के द्वारा। और राजस्थान गौपालन नीति कब आई है? 2015 में आई है। राजस्थान गौपालन नीति कब आई है? 2015 में आई है, जो गौशालाओं को अनुदान देती है और गौवंश को सुरक्षा प्रदान करती है। तो गाय की सुरक्षा के लिए गौपालन नीति बनाई गई थी 2015 में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ जनसंख्या के सांख्यिकी आंकड़े हैं। देखिए कृषि योग्य भूमि कितनी है राजस्थान में? 52% है कुल भूमि का। सिंचित क्षेत्र कितना है राजस्थान में? 38% है कृषि भूमि का, 38%। और कुल पशुधन कितना है? 6 करोड़ है। और वन क्षेत्र कितना है? 9.57% है, मतलब 32,700 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है पूरा। और बागवानी क्षेत्र है 5 लाख हेक्टेयर है। और दूध उत्पादन में स्थान कौन सा? राजस्थान में दूसरा है। दूध उत्पादन में राजस्थान कौन सा स्थान है? दूसरा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से इस क्लास को हम विराम देते हैं। ये दूसरी क्लास है। क्वेश्चन है ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देना है। इसके 4 ऑप्शन है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर। तो इन कमेंट के माध्यम से आप आंसर दें कि भाई ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को ज़रूर लाइक करें। और जो भी स्टूडेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान एग्जाम में, और देखिए मैं देख रहा हूँ कि कई सारे एग्जाम ऐसे हैं जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरे आरएएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो ये क्लासेस ना केवल आरएएस के लिए इम्पोर्टेंट है, उन एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनमें जो सिलेबस है उसमें आरएएस की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही है। तो आप उनके अगर उन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन क्लासेस को आप देख सकते हो, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। ये क्लासेस जो है वो छोटे छोटे समय की क्लास है, कम समय में तो देखना हो जाएगा। दूसरा आपका एक रिवीजन क्लास के तौर पे आपको सहयोग देंगी। तीसरा यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट जरूर करते रहें जिससे कि हमें पता चले कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।